हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में हम सभी अध्यापक साथियों का और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी संक्रांति मंच आप सभी के सहयोग से निरंतर लाइव कक्षाओं का आयोजन कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम प्रयास कर रहे हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हिंदी पाठ्यक्रम के साथ साथ जो अन्य विषय की सामग्री है वो भी आप तक पहुंचा पाएँ। और इन दिनों हमने व्याकरण आधारित विशेष कक्षाओं का आयोजन शुरू किया हुआ है, जो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इससे पूर्व हम 3 कक्षाओं का आयोजन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कारक और उसके भेद, उसके पश्चात विकारी और अविकारी शब्द। तो अगर आपने किसी कारण से वो लाइव कक्षा अटेंड नहीं की है, आप लाइव कक्षा नहीं लगा पाए हैं, तो उसके जो वीडियोज़ हैं वो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं और उनके जो लिंक हैं वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे इस वीडियो के। तो आप वहां से जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है वाक्य विचार। ये हमारी चौथी कक्षा है, वाक्य विचार, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के लिए कौन कौन से मापदंड हैं जिसके आधार पर वाक्य बनता है, और उसके बाद वाक्य के भेद, रचना और अर्थ के आधार पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी लाइव कक्षा आयोजित होती है उसका नोटिफिकेशन, यानी जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार उसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव कक्षा अटेंड करना चाहें तो लाइव कक्षा भी अटेंड कर सकते हैं। हालांकि ये सभी वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप जब चाहें अपनी समय और सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, जो हमारे पास वर्ण हैं, वर्णों से निर्माण होता है शब्दों का, और शब्दों से बनते हैं वाक्य। लेकिन शब्दों से वाक्य बनेंगे उससे पहले यह जानना जरूरी है कि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। अगर हम शब्दों के सार्थक समूह को नियोजित नहीं करेंगे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, आपको 3 परिभाषाएं दी गई हैं। पहला, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा, एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। यानी कि कोई एक विचार है, जब उन विचारों को या उस विचार को कोई शब्द समूह पूर्णता के साथ प्रकट करने में सक्षम हो तो उसे वाक्य कहा जाएगा। और तीसरी परिभाषा इसकी क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए, यानी कि वक्ता का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे वाक्य कहा जाता है। और वाक्य जो है भाषा की सार्थक इकाई है। यहाँ पे ये बात समझनी आवश्यक है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, खास तौर पर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है कि भाषा की लघुतम इकाई क्या है। तो भाषा की लघुतम इकाई तो वर्ण है। और अगर आ जाए भाषा की सार्थक लघुतम इकाई, सार्थक भी हो और लघुतम भी हो, तो उसको हम कहेंगे शब्द। लेकिन अगर इसमें से हम ये शर्त हटा दें, भाषा की सार्थक इकाई की बात करें, तो भाषा की सार्थक इकाई जो है उसे कहा जाएगा वाक्य। तो इसकी एक अन्य परिभाषा आप समझ सकते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, जो किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करती है, या ये कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह है जो कहने वाले के अर्थ को स्पष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो आपने वाक्य की परिभाषा को भली भांति समझ लिया है। वाक्य क्या है? तो वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह है, या ये कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो कहने वाले के अर्थ को स्पष्ट करता है। तो जैसे उदाहरण देखिए आप, रमेश दिल्ली जाता है, तो ये एक वाक्य का उदाहरण है। अब आती है बात, वाक्य के खंड कौन से हैं। तो वाक्य के जो खंड हैं या वाक्य के जो हिस्से हैं वो 2 हैं। एक कहा जाता है उद्देश्य और दूसरे को कहा जाता है विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे राम दिल्ली जाता है, तो बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में हो रही है। तो राम को हम क्या कहेंगे कि वो इस वाक्य के खंड के रूप में उद्देश्य है, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं सब्जेक्ट। इसके पश्चात विधेय, जिसको प्रेडिकेट भी कहा जाता है। तो
उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाएगा, जो बात की जाएगी, उसे कहा जाएगा विधेय। तो राम दिल्ली जाता है, हम इसी वाक्य को ले रहे हैं, तो दिल्ली जाता है ये इस वाक्य में क्या माना जाएगा? विधेय माना जाएगा। और राम इसका क्या माना जाएगा? उद्देश्य माना जाएगा। जैसे मोहन रोटी खाता है, तो इस वाक्य में मोहन तो हो गया उद्देश्य, और रोटी खाता है ये कहलाएगा विधेय। तो इस प्रकार आपको वाक्य के खंड स्पष्ट हो गए हैं कि वाक्य के 2 खंड हैं। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि वाक्य के कितने खंड हैं, तो वाक्य के 2 खंड हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है वो है वाक्य के कितने तत्व हैं। तो वाक्य के जो तत्व हैं वो मुख्यतः 6 तत्व हैं। वो कौन कौन से? पहला तत्व यानी कि पहली उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है योग्यता। वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि कौन सी शर्तें हैं जिसके आधार पर कोई शब्द समूह क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो सबसे पहले योग्यता की बात है। वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे गाय घास खाती है, तो इस वाक्य के अंदर ये योग्यता है कि ये अपने अर्थ को प्रकट कर रहा है। अगर हम यहाँ कहें कि गाय घास पीती है, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी योग्यता नहीं है। तो पहली शर्त क्या है वाक्य के प्रमुख तत्वों में? वो है योग्यता। अब हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी शर्त की ओर। दूसरी शर्त इसकी है सार्थकता। वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे चाय वाय पियोगे, अब इसमें वाय सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए सही वाक्य होगा चाय पियोगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का आप वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो सार्थक होने चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंगफुल होना उनका बहुत ज़रूरी है। इसके पश्चात तीसरा जो इसका तत्व है, जो प्रमुख शर्त है, वो है आकांक्षा। वाक्य की समाप्ति पर, जब वाक्य समाप्त हो, उसके पश्चात पाठक के मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए। जैसे शाम के समय पुजारी पूजा करता है, ये पूरा वाक्य है। लेकिन अगर हम ये लिख दें शाम के समय पुजारी करता है, तो क्या करता है? आपके मन में प्रश्न रह जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये वाक्य अपूर्ण है, इसमें आकांक्षा की निवृत्ति नहीं हुई है। तो पूरा वाक्य किस प्रकार बनेगा, या सही वाक्य कैसे बनेगा? शाम को पुजारी पूजा करता है। तो अगर ये शब्द हम यहाँ से हटा देते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है? आकांक्षा के आधार पर निरर्थक हो जाता है। इसके पश्चात है समीपता। वाक्य में बोलते व लिखते समय समीपता रहनी चाहिए। यानी कि अगर मैं वाक्य बोल रहा हूँ, मैं, उसके बाद मैंने बहुत लंबा गैप दे दिया, कल दिल्ली जाऊंगा, तो इस प्रकार ये अपनी अर्थ की जो गुणवत्ता है वो खो देगा। हमें उसको एक निश्चित रूप में जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार उसको बोलना भी आवश्यक है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस प्रकार इसकी जो समीपता है वो भी इसका एक अनिवार्य तत्व है। इसके पश्चात अन्वय। वाक्य के सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार मेल होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार का कर्ता है उसके कर्म के आधार पर उसका मेल होना आवश्यक है। जैसे आप देखिए यहाँ आपको उदाहरण दिया गया है, लड़की गीत गाता है। अब देखिए आप कहेंगे कि ये वाक्य गलत है, क्योंकि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में तुरंत एक घंटी बजेगी कि यहाँ होना चाहिए लड़की गीत गाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग है तो उसका कर्ता भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। अगर क्रिया या कर्ता हमारे पास पुल्लिंग है तो उसकी जो क्रिया है वो भी क्या होगी? पुल्लिंग होगी। तो ये अन्वय होना ज़रूरी है। हम यहाँ कहेंगे लड़की गीत गाती है, ना कि लड़की गीत गाता है। यानी कि कर्ता का और क्रिया के पदों का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इनमें अन्वय नहीं है तो हम इसको कहते हैं कि ये अशुद्ध वाक्य है। और इसको शुद्ध करने का तरीका क्या है कि इनमें कर्ता और कर्म के बीच में और क्रिया पदों के बीच में क्या होना चाहिए? उचित अन्वय होना चाहिए। कई बार विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, ये कक्षा 12वीं के लिए विशेष रूप तौर पर ध्यान देने योग्य बात है कि उनको वाक्य शोधन नाम से एक उपविषय आता है जिसमें आपको यही गलतियाँ ढूंढनी होती हैं। अगर हम ये कहें राम अच्छी लड़का है, राम अच्छी लड़का है, तो ये वाक्य सही नहीं बनेगा। क्यों? आप कह रहे हैं राम अच्छी लड़का है, हमें पता है राम पुल्लिंग है, यहाँ भी लड़का दे रखा है, तो यहाँ पे जो विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है
वो स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं होगा, वो किसका होगा, अच्छा शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि अच्छा क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग विशेषण है। तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना है अन्वय का। इसके पश्चात हमारे पास जो छठा इसका गुण है वो है पदक्रम। वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए। अब आप सबसे पहले शब्द और पद के बारे में भी जान लीजिए। शब्द और पद में क्या अंतर है। हमने यहाँ पे लिखा है कि वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए। शब्द जो है वो एक स्वतंत्र सार्थक इकाई है, लेकिन जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो हम उसको शब्द नहीं कहते, हम उसको कहेंगे पद। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देखिए, वह, आप ये नहीं कहेंगे कि वह सर्वनाम शब्द है, नहीं, ये सर्वनाम पद है। पढ़ता है, आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्रिया शब्द है, नहीं, ये क्या है, पद है, क्योंकि ये वाक्य का हिस्सा है। और पुस्तक संज्ञा, ये संज्ञा पद कहलाएगा। तो यह वह पढ़ता है पुस्तक, हम इस प्रकार ना ही बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये पद क्रम, यानी कि सीक्वेंस, उसके क्रम के अनुसार जो पदों का क्रम होना चाहिए उसके अनुसार ये सही नहीं है। सही वाक्य क्या बनेगा, वह पुस्तक पढ़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम वाक्य रचना करते हैं, वाक्य लिखते हैं, या हमें परीक्षा में अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों की पहचान करना या उसमें से उसका चुनाव करना आता है, तो इन 6 जो बिंदु हैं, ये जो 6 शर्तें हैं, जो तत्व हैं, उनके आधार पर आप शुद्ध और अशुद्ध वाक्य की पहचान कर सकते हैं। अब इसके पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। वो 3 भेद कौन से हैं? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, उसको नाम हम क्या देंगे? उसको हम नाम देंगे सरल वाक्य। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो एक हमारे पास उद्देश्य है और एक ही उसका विधेय है। कई बार हमें ना वाक्य लंबा मिलता है परीक्षा में, तो हम उसके आधार पर अनुमान लगाने लग जाते हैं कि शायद ये सरल वाक्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरल वाक्य छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे अगर ये कहें राम शाम को फुटबॉल खेलता है, तब भी ये सरल वाक्य रहेगा। राम हर रोज शाम को फुटबॉल खेलता है, तब भी ये सरल वाक्य रहेगा। राम हर रोज 2 घंटे शाम को फुटबॉल खेलता है, तब भी ये सरल वाक्य रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर, जिसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। जो संयुक्त वाक्य है वास्तव में वो 2 सरल वाक्यों को जोड़ने से बनता है। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक के द्वारा, यानी कि किसी कंजक्शन के द्वारा जुड़े हों, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे सोहन स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है। अब ये 2 विधेय हो गए इसमें, सोहन का स्कूल जाना और पढ़ाई करना, 2 अलग अलग विधेय होने के कारण, और ये दोनों विधेय जुड़े कैसे हैं? बीच में योजक चिन्ह आ गया और, तो इसको हम क्या नाम देंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। आप और उदाहरण देखिए, राम खेल रहा था और उसका भाई पढ़ रहा था, तो ये भी क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। अब इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर बात की थी कि सरल वाक्य छोटा सा वाक्य होता है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमें पहचान करनी है उद्देश्य और विधेय की। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य लंबा ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। तो देखिए, अब आप कहेंगे कि ये तो सिंपल सा वाक्य है, इसको तो सरल वाक्य होना चाहिए, लेकिन नहीं। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, इसका अर्थ क्या है? आप चाय लेंगे या आप कॉफ़ी लेंगे। तो ये बीच में या लगने के कारण, ये योजक चिन्ह लगने के कारण, ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? ये संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएगा। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं मिश्रित वाक्य की ओर, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह देते हैं इंग्लिश में। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो, उसे कहा जाता है मिश्रित वाक्य। अब देखिए, यहाँ पे एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है, उपवाक्य। उपवाक्य को इंग्लिश में कहा जाता है क्लॉज। आप क्लोज करते हैं, तो इसमें क्या है? इस प्रकार का जो वाक्य आपको मिलेगा,
उसमें दोनों ही वाक्य आपस में जुड़े होंगे, और वो जुड़े किस प्रकार से होंगे, वो भी किसके द्वारा जुड़े होंगे, वो लिंकर के माध्यम से जुड़े होंगे। यानी कि इसमें एक वाक्य तो स्वतंत्र होगा जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और एक होगा उसके ऊपर आश्रित जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो मिश्रित वाक्य वाला सीन है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, इसमें एक वाक्य स्वतंत्र है और दूसरा उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। जैसे ये खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने, दोनों अपूर्ण हैं जब तक ये आपस में जुड़ते रही। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जैसे अध्यापक ने बताया कि कल छुट्टी है, तो कल छुट्टी है, ये इसका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम क्या कहते हैं मुख्य या प्रधान उपवाक्य। लेकिन किसने बताया, अध्यापक ने बताया, वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। तो आशा है आपको रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो स्पष्ट हो गए होंगे। हम एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय मिलेगा। उसके पश्चात संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होंगे, किसके द्वारा, योजक चिन्हों के द्वारा। और मिश्रित वाक्य जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, उसमें एक प्रधान उपवाक्य प्रिंसिपल क्लोज होगा और दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होगा जिसको डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह देते हैं। तो इस प्रकार एक वाक्य, एक जो आश्रित उपवाक्य है, जब तक वो उसके साथ नहीं जुड़ता तब तक उस वाक्य की जो सेंस है, जो उसका अर्थ है, स्पष्ट नहीं होता। ऐसे वाक्य कहलाते हैं मिश्रित वाक्य। तो अगर आपको परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप इसको बड़ी ध्यान से समझिए और उनके उत्तर दे सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। वो 8 भेद कौन से हैं? पहला है विधानवाचक, जिसको आप कह देते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या हैं? जिसमें किसी काम के होने का पता चलता है। तो किसी काम के होने का यानी कि किसी के विधान का पता चलता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, एक सामान्य जानकारी है। गीता गाना गा रही है, एक सामान्य जानकारी है, एक सामान्य विधान है क्रिया का, किसके बारे में? कर्ता के बारे में। तो आप इसको कहेंगे कि ये वाक्य कहलाता है विधानवाचक वाक्य। अब जब विधानवाचक वाक्य के अंदर नेगेटिव सेंस आ जाए, यानी कि उसके अंदर न या नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गीता गाना नहीं गा रही है। तो इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य में कई बार ये इस प्रकार का भी हमें मिलता है कि ना या नहीं या न, इसके अलावा मिल जाता है मत, शोर मत करो। तो शोर मत करो ये भी क्या है? शोर की मनाही है, तो प्रोहिबिटेड है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये निषेधवाचक वाक्य है। इसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, उसकी पहचान तो आपको सामान्यतः हो जाएगी, क्योंकि वाक्य के अंत में आपको इंटरोगेटिव जो है वो साइन मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। क्या आप दिल्ली जाओगे, या आप दिल्ली कब जाओगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये सभी वाक्य जिनके अंत में हमें मिलता है प्रश्नवाचक चिन्ह, उन्हें कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके पश्चात चौथा है हमारे पास इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से मन की किसी इच्छा, आशीर्वाद या स्तुति का भाव प्रकट हो उसे कहा जाता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, ये मन की इच्छा है, आशीर्वाद है। काश मैं एक राजा होता, इफ़ आई वर ए किंग, तो ये है इच्छावाचक वाक्य। तो इसके पश्चात हम बढ़ते हैं 5वें भेद की ओर, जिसे कहा जाता है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आदेश या आज्ञा देने का बोध हो उसे कहा जाता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे खिड़की बंद कर दो, आदेश है, किसी न किसी को आदेश दिया होगा, खिड़की बंद कर दो, तो ये आदेश है। वहाँ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, उधर चले जाओ, तो ये एक तरह के आदेश हैं, इसे कहा जाता है आज्ञावाचक वाक्य। छठा भेद जो है अर्थ के आधार पर वाक्य का, उसे कहा जाता है संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी कि शंका।
जिस वाक्य में किसी कार्य के होने के बारे में कोई संदेह का पता चले, जैसे राम का स्कूल आना मुश्किल है, शायद आज वर्षा हो, या संभवतः, ये शब्द भी कई बार आपको लगा मिलेगा, संभवतः वो देरी से आएगा। तो संभवतः, शायद या संभावना की बात हो, उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। इसके पश्चात 7वां हमारे पास है संकेत, जिसको आप इंग्लिश में कई बार सुनते होंगे कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है, जहाँ पे किसी शर्त के माध्यम से कोई वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यदि मैं मेहनत करूँगी तो कक्षा में प्रथम आऊँगी, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो कंडीशन है किसकी, मेहनत करने की और प्रथम आने की। प्रथम आने की स्थिति तब संभव होगी अगर वो मेहनत करेगी। तो इसको हम कहते हैं संकेतवाचक या शर्तवाचक, इसका दूसरा नाम है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, शर्तवाचक वाक्य भी इसको कह देते हैं। इसके बाद अंतिम है एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो उसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे इसमें आपको बताया था साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है, ये आपको चिन्ह देखने को मिलता है। ओह बेचारा मारा गया, वाह क्या सजावट है, अरे वहाँ मत जाओ। तो इस प्रकार जो है वो वाक्य कहलाते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो आशा है आज हमने जिस उपविषय की चर्चा की है, वाक्य के लिए तत्व कौन से होते हैं, वाक्य के जो प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर उसकी हमने चर्चा की है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी संशय हो, क्योंकि ये उपविषय ऐसा है जो कक्षा 9वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, और इसके साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी आती हैं उनमें भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो HTET की है, CTET की है या अन्य SSC की जो परीक्षाएं हैं, उसमें भी आपको ये चीज़ें काम में आएंगी। तो आप इनके बारे में इन वीडियो के माध्यम से जो आपको सिखाया जा रहा है उसके लिए आप प्रयास कीजिए। अगर आपकी कोई शंका है तो आपके विषय अध्यापक आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई अपना अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिखकर पूछ सकते हैं और इसका आपको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और इस वीडियो को, इस लिंक को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।